नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी प्रसाद। आप देख रहे हैं फास्ट खबरों तक। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अंतिम बजट पेश किया। इसमें मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास घरों में सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगातें दी है। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख शामिल था। वित्त मंत्री भाषण में 57 मिनट तक चला और उन्होंने इसे जय हिंद के नारे के साथ समाप्त किया। तो दोस्तों, बढ़ते अपने खबरों की तरफ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। हालांकि मिनी बजट में देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आम टैक्स पेयर्स कोई राहत नहीं मिली। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। तो चलो दोस्तों, बता दूं कि बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने आंतरिक बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद ही आम चुनाव है। ऐसे में आमतौर पर आंतरिक बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती है। लोग लुभाव वादे नहीं किए जाते हैं। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। पहला नंबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब है। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किराए के मकान और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्य वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजना लाएगी। दूसरा, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवारों को हर वर्ष 15 से 18 हजार रुपये की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम हो सकेगी। तीसरा, योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे में और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। तो दोस्तों, बता दूं कि चौथा, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। पांचवा, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायियों को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी। छठवां, नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सातवां, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन है, लेकिन दुधारू पशु की दुग्ध उत्पादन कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग को नियंत्रित करने की पहल की जा रही है। आठवां, मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जल कृषि से उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक से ले जाएंगे। मत्स्य संपादन योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। 5 एकीकृत पार्क एक्वा पार्कों की स्थापना होगी। नौवां, 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। 10वां, पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान पीएम मोदी ने कहा। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है। नई पहल ही विकास का आधार है। 11वां, प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का कार्पस स्थापित किया जाएगा। इस कार्पस से दीर्घकालीन वित्त पोषण या पुनर्विपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 12वां, अगले वर्ष के अवसंरचना विकास परिव्यय में 11.1% की वृद्धि की गई है। कुल 11,11,111 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.4% होगा। परिव्यय में वृद्धि में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना तेजी आएगी। 13वां, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये 3 गलियारे हैं। पहला, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा। दूसरा, पतन संपर्कता गलियारा। और
तीसरा, अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। 14वां, यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा। प्रत्येक के लिए 40,000 समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों में आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी। रसद व्यवस्था संबंधित कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी रूपांतरण के लिए प्रत्येक बन रहे बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता दी जाएगी। 15वां, पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमान कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों की खरीद का ऑर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा। 16वां, स्किल इंडिया मिशन युवाओं की मदद कर रहा है। 3000 नए ITI और 7 IIT और 16 IIIT, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है। 17, हमारी सरकार ई वाहन को विनिर्माण और चार्जिंग और संरचना को सहायता प्रदान करेगी और ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। 18वां, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है और 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद अनुमान की तुलना में बेहतर है। 19वां, 2024-2025 में उधार से इतर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 30 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के 50% वार्षिक मुक्त लोन योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस साल की जारी रखी जाएगी। 2024-2025 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% रहने का अनुमान है। 20वां, नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यापक के लिए प्रिजिम्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजिम्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से घटाकर 22% कर दिया है। कुल नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। तो दोस्तों, खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।